सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है समास। तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस आपको देखना है। तो सर्वप्रथम समास की हम बात करें तो अगर हम इसका एक शब्द में इसका अर्थ अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरण। एक शब्द में अगर हमने अर्थ लिखा तो उसका अर्थ होगा संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षिप्त करना। कैसे होगा संक्षिप्त? जैसे अगर हम यहां पर एक लिखें, रसोई के लिए घर। अगर मैंने यहां पर लिखा कि रसोई के लिए घर, इसको हम संक्षिप्त करते हैं तो हम इसे यह भी तो कह सकते हैं कि रसोई घर। तो आप देखिए यहां संक्षिप्त हुआ कि नहीं। रसोई के लिए घर बड़ा सा था, इसको हमने संक्षिप्त कर दिया, बना दिया रसोई घर। तो ये संक्षिप्तीकरण हो गया। तो एक शब्द में हम बात करें तो कह सकते हैं कि समास का जो अर्थ है वह है संक्षिप्तीकरण। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे और अभी बात करेंगे, पर सर्वप्रथम एक परिभाषा यहां पर लिखा है शमशनम समास। अब आप कहेंगे इसका क्या अर्थ है, इसका क्या है? तो ये संस्कृत का सूत्र है एक, जो समास के विषय में कहा जाता है समशनम समास। अर्थात सम का अर्थ यहां पर समीप है और अशनम का अर्थ है आसन, बैठना। तो अर्थात जो समीप बैठे वही समास है। तो अगर हम इसका लिखना चाहें, यहां पर अगर हम बनाना चाहें कि हम अगर एक लाइन में लिखें कि दो शब्दों का जो योग है वह समास कहलाएगा। अर्थात जब दो शब्द, यहां भी देखिए एक रसोई है और दूसरा घर है, यह दोनों जब समीप बैठे हैं, एक रसोई दूसरा घर, यह दोनों जब समीप बैठे तो बन गया रसोई घर। अर्थात दो शब्दों के मेल को कहा गया। जैसा कि आपने संधि में पढ़ा है, मैं आपने वीडियो भी देखा होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सारी संधियों का वीडियो आपको उपलब्ध होगा। उनमें आपने देखा होगा कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कर रहे थे। उसमें वर्णों को हम देख रहे थे कि इधर भी अ आ रहा है, अगर इधर भी अ आ रहा है तो हम उसके स्थान पर ये लिख देते थे। वहां दो वर्णों का मेल हो रहा था, ये वर्ण है, ये वर्ण है। लेकिन तो अब एक और बात यहां पर सामने आती है कि संधि और समास में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आप खुद समझ सकते हैं। अंतर यही है कि वहां पर शब्दों वर्णों का मेल हो रहा था। ये भी वर्ण था, ये भी वर्ण था, इन वर्णों के मेल को हम समास कह रहे थे। परंतु यहां पर मैंने क्या बोला है, शब्दों के
मेल को हम समास कहेंगे। वर्ण सबसे छोटी इकाई कहते हैं और वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे। तो रसोई एक शब्द है, घर एक शब्द है, इन दोनों को मिला दिया, रसोई घर बन गया। तो इसका मतलब दो शब्दों के युग को हम क्या कहेंगे? समास कह सकते हैं। उसी का संस्कृत में लिखा हुआ है सम असनम समास, कि सम मतलब समीप, असन माने बैठ जाए, जब समीपता आ जाए किसी दो शब्दों में समीपता। ये बताइए, जिसका जिससे, जो जिसका मित्र होता है वह उसी के पास तो बैठता है। हमारा कोई मित्र है, हम उसके पास, जिसका जिससे पटता है, जिसका जिससे मित्रता रहती है वह उसी के पास तो बैठता है। तो यहां भी कुछ कंडीशन आगे आएंगी, कुछ शर्तें आगे आएंगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम अभी परिभाषा की बात की जा रही है, तो हम समझ लें इसको कि समास का अर्थ आपने समझ गया, संक्षिप्तीकरण होता है। और संस्कृत का एक सूत्र है समशनम समास, जो कहता है कि समीप हो, जब दो शब्द समीप बैठ जाएं, आपस में मिल जाएं, तो उसको हम समास कह सकते हैं। एक लाइन में मैंने लिखा दो शब्दों का योग। अभी मैं और आपको बताता हूं इसी विषय पर। उससे पहले ये मैं आपको मिटा रहा हूं, अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अगर परिभाषा की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कह सकते हैं? हम समास कहते हैं। चलिए, एक लाइन में मैंने ये आपका लिख दिया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कह सकते हैं, कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि समास किसे कहते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं कि जेब को काटने वाला, जैसा कि मैं यहां पर लिखूं जेब को काटने वाला, बड़ा हो गया। संक्षिप्तीकरण करे संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या हो जाएगा? जेब कतरा। देखिए, अंतर इसका भी अर्थ नहीं बदलेगा, इसका जो अर्थ है वही इसका भी अर्थ है, लेकिन संक्षिप्तीकरण हो गया। बस इसी को आप समास कह सकते हैं, इसी को हम समास कह सकते हैं। अगर एक लाइन में और आपको छोटी सी बात मैं बताऊं कि ये मान लीजिए पार्क है, अगर इसे हम कहते हैं ये पार्क है, ठीक है, मैं जा रहा हूं ऐसे, ये मेरे जाने का तरीका है, ऐसे मैं यहां पर पहुंच गया हूं। मैं यहां से अपनी जर्नी शुरू करता हूं, वहां गया, वहां से मैं यहां पहुंच गया। लेकिन अगर मैंने यहां से शॉर्टकट ले लिया, क्या हुआ? मैं पहले यहां गया, फिर यहां पहुंचना मुझे यहीं था, लेकिन मैंने यहीं से जो शॉर्टकट लिया, पहुंच तो मैं गया, अर्थ वही बना। इसी को हम संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं। साधारण अर्थों में आपको मैं समझा सकता हूं, ये साधारण अर्थ में आप समझ सकते हैं। यही है संक्षिप्तीकरण। आपको भूख लगी है,
आपको भूख लगी है बहुत तेज से, आपने मम्मी से कहा कि हमें भूख लगी है मम्मी क्या करें, तो मम्मी ने दाल बनाया, फिर चावल बनाएंगी, सब्जी बनाएंगी, टाइम लगेगा। आजकल तो वो मैगी बना लिए, जल्दी से चाउमीन बना लिए, खा लिए, पेट भर गया, ऐसा कर लेते हैं लोग। भूख लगी है, मम्मी ने कहा दही बड़ा बनाएंगे। अब दही बड़ा बनाने के लिए आपको दाल भिगाना पड़ेगा एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन उठ के उसको पीसेंगी, उसको बनाने में टाइम लगेगा, लंबा प्रोसेस है। भूख मिटानी है, जल्दी से खिचड़ी बना के खा लिए, तो भूख मिटा लिए, वही चीज यहां कर दिए, संक्षिप्तीकरण कर दिए उसको। एक साधारण अर्थों में आपको समझाने के लिए मैंने यह प्रयोग किया है। यहाँ भोजन का कोई बात नहीं है, बस आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि किसी भी काम में हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, कर सकते हैं संक्षिप्तीकरण। देखिए जैसा कि मैंने बताया, जाने में संक्षिप्तीकरण बताया, तो उसी को हम समास कहते हैं। और हम हर अपने जीवन में, आपको बता दूं, अपने जीवन में हम हर क्षेत्र में समास का प्रयोग करते हैं, हर क्षेत्र में। इस संक्षिप्तीकरण हर क्षेत्र में हम करते हैं, नहीं करते हैं? ध्यान से देखेंगे, हम हर जगह करते हैं। शर्ट का बटन बंद है, हम ऊपर से जल्दी से पहन लिए, खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, पहनेंगे, संक्षिप्तीकरण हो गया कि नहीं हो गया? बटन ही नहीं, आपने देखा होगा फिल्म पीके में, वो उसमें, हाँ, प्रोफेसर साहब जो रहते हैं, यहाँ बटन नहीं रहता उनका, ऐसे ही लगा लेते हैं, संक्षिप्तीकरण है ये। टाई, कौन टाई बनाएगा, टाई लगाएगा, ऐसे टाई फंसा लिए, संक्षिप्तीकरण हो गया। बात मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में हर जगह हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, अर्थात जीवन में समास का प्रयोग हम हमेशा करते हैं। इसका उपयोग देख लीजिए, हर जगह हम सोचते हैं शॉर्टकट लेने का, यही है समास। समास, समसनम समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। आइए यहां पर आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, जेब को काटने वाला, इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लिख देंगे, जेब कतरा हो जाएगा। अब इस समास की एक दो इसके शब्दावली जो है, कुछ नहीं है, एक दो शब्दावली है, उन शब्दावलियों पर ध्यान देना है। तो मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा शब्दावली क्या है। जैसा कि आप संधि में चर्चा हुई थी, एक संधि होता है तो दूसरा संधि विच्छेद होता है। इसके विषय में आप भली प्रकार से जानते होंगे, क्योंकि अभी पढ़ चुके हैं हम। तो उसी प्रकार से, इसी तर्ज पर हम यहां पर, मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसा कि संधि है वैसा हम यहां पर समास लिखते हैं, और जैसा कि संधि का संधि विच्छेद होता है, ठीक उसी प्रकार से समास का यहां पर होता है समास विग्रह। समझ रहे हैं इस चीज को? जैसा संधि और संधि विच्छेद कहलाता है, उसी प्रकार समास और समास विग्रह होता है। अंतर, संधि दो वर्णों के मेल का संयोग है, और यहां पर समास दो शब्दों के मेल का संयोग है। अंतर केवल और इतना ही है। तो अब संधि और संधि विच्छेद के विषय में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है, आप समझते हैं। यहां पर समास की चर्चा हमें करनी है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। तो अब चलते हैं हम समास की ओर। तो समास और समास विग्रह, और एक चीज और आपको यहां पर चर्चा की जाएगी। अभी समास के प्रकार की चर्चा नहीं मैं बता रहा हूं, अभी केवल समास क्या है उसके विषय में चर्चा हो रही है।
अभी हम लोग समझेंगे समास क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। तो मैंने कहा कि इसके जो शब्दावली है इस पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम समास विग्रह, सामासिक पद जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। तो समास विग्रह, जैसा कि बताया आपको मैंने कि जो दोनों पद हैं जब अलग अलग हैं, जब मिले हुए नहीं हैं, उन्हें हम समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, एक मिनट, यज्ञ के लिए शाला, शाला, शाला ये घर है, ये इस शाला का अर्थ कुछ और मत लीजिएगा, घर है ये। यज्ञ के लिए शाला, ये समास विग्रह है। किसका हम कह सकते हैं, यहां पर उसको भी लिख देते हैं, यज्ञशाला। तो देखिए अंतर आप समझ लीजिए, समास विग्रह और सामासिक पद और समस्त पद एक ही चीज है। यज्ञशाला, जब दो शब्द मिल गए तो जो शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद कह सकते हैं या समस्त पद कह सकते हैं। और जैसे ही इसको हमने तोड़ दिया तो यह समास विग्रह हो गया, यज्ञ के लिए शाला। अर्थात उसका पहला जो रूप है उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कह सकते हैं। जैसे समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है, यहां देखिए अलग अलग कर दिया गया सबको, तो ये समास विग्रह हो गया। ध्यान दे लीजिए, सामासिक पद के अलग अलग पद कर दिया मैंने तो समास विग्रह हो गया ये, ठीक है। और सामासिक पद जब हो गया जब दोनों मिल गए, सब मिलकर यह बन गया समासिक पद। अब एक बात और इस पर आएगी आपके लिए, जैसा कि समास विग्रह और सामासिक पद आप समझ गए, जो बना हुआ शब्द है जैसे यज्ञशाला, ये सामासिक पद हो गया, समास हो गया इसका, और समास विग्रह यज्ञ के लिए शाला। अब एक बात और समझनी होगी यहां पर आपको, जो बात है, अगर एक और यहां पर बात आएगी जिसे हम कह सकते हैं उत्तर पद तथा पूर्व पद। देखिए अभी मैं केवल शब्दावली आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं सब शब्दावलियों का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो शब्दावलियों का जब अर्थ आप समझे रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक शब्द आएगा उत्तर पद और एक शब्द आएगा पूर्व पद। तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए। उत्तर पद और पूर्व पद बताने के लिए देखिए कैसे होगा उत्तर पद। जैसे यहां पर हमने लिख दिया नील कमल। अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे कि आपको पता ही है, एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद है ना। शब्द और पद आपको पता है प्राय एक ही होते हैं, तो केवल अंतर क्या है, शब्द अगर केवल अलग एक शब्द लिखा वो शब्द है, जैसे ही वाक्य में प्रयोग हुआ वह क्या हो गया, पद हो गया। तो देखिए यहां पर जो लिखा है नील और कमल, तो आप कह सकते हैं कि पहला पद ये है, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। चूंकि पहले ये पद है, पहला ये पद है, तो पहले ये पद है, तो इसी को हम कहेंगे पूर्व पद। इसी को हम कह सकते हैं पूर्व पद, और उत्तर का अर्थ होता है बाद में। तो ये जो कमल है ये हो गया आपका उत्तर पद। बस देखिए शब्दावली ध्यान दीजिएगा, बात वही है लेकिन शब्दावली प्रयोग की जाएगी, इसलिए मैं इस सर्वप्रथम शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं। नील पहला पद था, इसको पूर्व पद कह दिया गया, अर्थात पहला पद या पूर्व पद, और बाद में जो था उसको उत्तर, बाद वाले को हम उत्तर पद कहेंगे। बाद वाले को हम क्या कहेंगे,
उत्तर पद कहेंगे। तो इसको आप समझ गए कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है, समझ गए आप। तो ये हो गया। चलिए अभी एक शब्दावली और इसकी हम लोग देखेंगे। एक शब्दावली और आती है जिसे हम कहेंगे, आएगा शब्द प्रधान। तो इस प्रधान को हम समझ सकते हैं एक मुखिया। जैसे आप कहते हैं ना कि इस गांव का ये प्रधान है, इस घर का जो मुखिया है, जिसके अनुसार सारे कार्य होंगे। जैसा कि अभी समास में हम पढ़ेंगे, कुछ कहेगा कि जिसका पूर्व पद प्रधान होगा, कोई कहेगा उसका उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे आप समझ लीजिए, एक ही घर के एक ही पुत्र, एक ही माँ बाप के 4-5 पुत्र हैं। कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत खाता है, कोई बहुत सोता है। एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, लेकिन क्वालिटी सबकी अलग अलग है। कोई बहुत खाने में एक्सपर्ट है, कोई खाता है, कोई सोता है, कोई बहुत बोलता है। तो कहने का अर्थ उनकी क्वालिटी। उसी तरह यहां भी जब अभी प्रकार बताए जाएंगे उसमें कुछ होगा, किसी के उत्तर पद की प्रधानता होगी, किसी के पूर्व पद की प्रधानता होगी। तो वो सब बाद में चर्चा होगी। इसीलिए मैंने यहां प्रधान लिखा कि जिसका चलता हो। मुखिया का चलता है ना, तो उसी की बात की गई, जिसका चलता हो उसे हम प्रधान कहेंगे। तो कभी कोई प्रधान होगा, क्या प्रधान होगा, ये तो जब हम लोग प्रधान पढ़ेंगे तो चर्चा उसकी कर लेंगे। चलिए अब एक और इसका एक और बात है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो बात की गई इसके प्रकार की जो बातें की गई, तो 6 प्रकार बताए गए। 6 प्रकार बताए गए हिंदी में, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अगर संस्कृत की बात हम करते हैं तो वहां पर 5 ही प्रकार बताए जाते हैं। पर हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो उस 6 की बात हम करते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हो जाएंगे, जैसा कि यहां पर मैं लिखना चाहूं, अगर देखिएगा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्वंद्व, यहां लिख देता हूं मैं, फिर यहां पर आएगा द्विगु, फिर आएगा आपका बहुव्रीहि, नेक्स्ट आता है तत्पुरुष, नेक्स्ट आपका आता है, मैं इधर लिख देता हूं, तत्पुरुष के बाद आएगा, एक मिनट, कर्मधारय 6 हो गया आपका। बट छोटी सी बात मैं करूं आपसे, छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी के यहां जो परिवार है, जो परिवार का मुखिया होता है, अगर कोई चिट्ठी पत्री आती है, कोई कार्ड आता है, तो उस परिवार के मुखिया अर्थात जो दादाजी हैं उनके नाम से आती है।
भले ही दादाजी न जा पाए, दादाजी के जो लड़के हैं वो जाए या उनका पोता जाए, लेकिन जो चिट्ठी पत्री हो तो दादाजी के नाम पर ही आएगी। अब ये मैंने क्यों कहा, इसका अर्थ आपको समझाने के लिए कहा कि संस्कृत में थोड़ा सा अंतर क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। संस्कृत में अंतर यही है कि जो तत्पुरुष है उस तत्पुरुष का पुत्र जो है कर्मधारय है, और कर्मधारय का जो पुत्र है वह क्या हो सकता है, दिगु। ये मैंने अंतर आपको बता दिया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तत्पुरुष दादाजी हो गए, उसका पुत्र कर्मधारय हो गया और उसका पुत्र दिगु हो गया है। लेकिन आपको पता है कि संयुक्त परिवारों की जो आजकल संयुक्त परिवार नहीं, सब अलग अलग रहते हैं, तो वही हिंदी में आके अलग अलग हो गया है। अब कोई दिल्ली रहने लगा, कोई बंबई रहने लगा, सबका अलग अलग हो गया, सबके अलग अलग नाम से चिट्ठी पत्री जाती है। वही हाल हो गया संस्कृत में। ये संयुक्त परिवार में था, ये तीनों, ये दादाजी थे, ये उसके पुत्र था और ये उसका पुत्र था, तीनों एक साथ रहते थे। लेकिन यहाँ जो है यह अकेले अकेले अलग अलग परिवार इसका हो गया, तो इसका भी अलग अस्तित्व हो गया, इसका भी अलग अस्तित्व हो गया और इसका भी। इसीलिए यहाँ पर सबको अलग अलग कर दिया। इसी प्रकार से क्षय हो जाता है, नहीं तो उसमें इन्हीं के अंग को माना जाता है। तत्पुरुष का ही अंग कर्मधारय हो गया, कर्मधारय का अंग दिगु हो गया। पर हम क्षय ही मानेंगे क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, पर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम अब देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम तत्पुरुष को ऊपर लिख दें, अव्ययी को नीचे लिख दें, दिगु को ऊपर लिख दें, द्वंद्व को नीचे लिख दें। सब अपने में यूनिक है, सब अपने में यूनिक है, सबका अलग है, सब अपनी अपनी विशेषता के अनुसार जाने जाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग विशेषता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये पहले है कि ये बाद में, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई भी हम पहले पढ़ सकते हैं। तो आज केवल और केवल मैंने समास क्या है इस पर चर्चा की, और समास की जो उसके शब्दावलियां हैं उस पर चर्चा की, और समास के प्रकार की चर्चा की। 6 प्रकार आपको बता दिए। तो इस वीडियो में आपको इतना ही आप पढ़ेंगे। जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो समास का जो प्रकार है, जो प्रकारों की चर्चा की जाएगी। पर आज केवल समास क्या है इस पर विचार किया गया, उसको आप देखें और समझें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।